चैप्टर 69। अब तक आपने देखा कि कैसे आरवी चिल्लाने की वजह से आरवी का तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे नील जल्दी से आरवी को गोद में उठाकर रागिनी जी की केबिन की ओर बढ़ जाता है। आगे इधर नील आरवी को रागिनी जी के केबिन में ले जाकर उसे सोफे पर बैठाता है। तभी उसके फोन पर रागिनी जी मैसेज आया तो वह आरवी से बोलता है कि मैं अभी रागिनी माँ को लेकर आता हूँ, और फिर वह उस वार्ड से निकल जाता है। तभी आरवी के फोन पर किसी का कॉल आया तो वह फोन पिक करती है तो उधर से आवाज आई आरवी। तो आरवी बोली, हाँ बोलो मयंक, क्या बात है। मयंक बोला, आरवी हमारा कंपनी जो अच्छा खासा चल रहा था, इंडिया में सिर्फ 2 महीने में ही टॉप 5 के अंदर आ चुका था, जो हमने मुंबई आने के बाद स्टार्ट किया था। लेकिन आरवी बोली, बोलो मयंक, क्या बात है। तो मयंक बोला, हमारे कंपनी को एसआर कंपनी की ओर से एक ईमेल आया है कि हम अपने कंपनी को बंद कर दे। आरवी यह बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, व्हाट। मयंक बोला, हाँ आरवी, यह सही बात है। आरवी बोली, लेकिन क्यों। मयंक बोला, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने बिजनेस में एसआर कंपनी के रूल और रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया, और जो भी इस बिजनेस इंडस्ट्री में टिकना चाहता है उसे एसआर कंपनी के रूल्स को फॉलो करना ही होता है। इसलिए वह हमारे कंपनी को बैन करना चाहते हैं। आरवी अपने 2 उंगलियों से माथे को सहलाते हुए बोली, ईमेल का कोई भी रिस्पांस मत करो, सिर्फ इग्नोर मारो और अपने कंपनी को अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलाओ, ना कि एसआर के हिसाब से। इतना कहकर वह फोन काट दी। उसके बाद फिर वह उसे पूरे कैबिन के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस करने लगी। थोड़ी ही देर में वार्ड दिखने में ऐसा हो गया था जैसे इस रूम में कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। तभी उसे कमरे में आरवी की पूरी भयानक आवाज गूंजी, साला यह जिंदगी भी ना कभी कुछ अच्छा नहीं होने देता। कितना सोचा था कि अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी आरवी के फैमिली के साथ, लेकिन साला यह जिंदगी ही झंड है, जो सोचो वो होता ही नहीं है। अभी कितना अच्छा जिंदगी कट रहा था मजे में, तभी यह एसआर नाम का तूफान आया मेरी जिंदगी में। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है मेरी कंपनी से जो बैन करना चाहता है। पता नहीं क्या आरवी, तुझे बहुत अच्छी तरह किसे पता है कि एसआर ऐसा क्या करना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि तेरी कंपनी टॉप 1 पर आ जाए, जिससे उसकी कंपनी का वैल्यू और रेपुटेशन गिरे। क्या जरूरत थी आरवी तुझे एसआर को बचाने के उसे दिन। अगर ना तो उस दिन उसे बचाती, ना आज वह मेरे कंपनी को बैन करता। लेकिन एक मिनट और वह फिर किसी के पास कॉल लगाकर बोलता है, ऋषित। तो उधर से ऋषित की आवाज है, हाँ बोलो आरवी। तो आरवी बोली, एसआर कंपनी का मेन ब्रांच इंडिया में है ही नहीं। वो तो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में से एक है, लेकिन उसका कोई भी मेन ब्रांच इंडिया में नहीं है। फिर वह हमारे कंपनी को बैन क्यों करना चाहता है। तो उधर से ऋषित बोला, अभी अभी मयंक का कॉल आया था, तो उसने मुझे भी बताया कि एसआर की तरफ से एक नोटिस आया है। तो आरवी अपने सर्द आवाज में बोली, जितना पूछा है बस उसका जवाब दो कि एसआर कंपनी वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी है, तो वह इंडिया के कंपनी को बैन क्यों करना चाहता है। तो ऋषित बोला, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे यह बात नील ओबेरॉय से पता चल सकती है। तो आरवी बोली, वह क्यों। तो ऋषित बोला, क्योंकि एसआर कंपनी का इंडिया का भागदौड़ नील ओबेरॉय संभालता है। तो आरवी कुछ सोचते हुए बोली, वो क्यों। और नील ओबराय को तो ओबेरॉय कंपनी संभालना चाहिए, ना कि एसआर कंपनी। तो ऋषित बोला, यह सब मुझे नहीं पता, क्योंकि एसआर का कोई भी मैटर पब्लिक में लिख नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि नील ओबेरॉय एसआर के लिए काम करता है। तो आरवी फोन रख देती है। फिर वह गुस्से में उसे केबिन से बाहर निकलती है। तभी उन्हें रागिनी जी और नील आते हुए दिखाई देते हैं। वही रागिनी जल्दी से आरवी के पास आकर बोलती है, अनु तुम बेहोश क्यों हो गई हो, पहले मुझे चेकअप करने दो। तो आरवी बोली,
मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। अब मुझे घर जाना है, आप रिपोर्ट्स ले लेना। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नील बोला, ए जंगली बिल्ली, अभी तो ठीक से बिहेव कर रही थी, अभी ऐसा क्या हो गया इतना ही देरी में कि यह एकदम से गुस्सा हो गई। तो रागिनी की बोली, तुम चिंता मत करो नील, वह कभी कभी ऐसे ही नकचरी सी हो जाती है। एक काम करो, तुम और निकेश बेटा दोनों ओबेरॉय मेंशन के लिए निकले, हम आरवी के रिपोर्टर्स लेकर रायजादा मेंशन चले जाएंगे। तो नील बोला, ठीक है। उसके बाद वह अस्पताल से निकेश के साथ निकल गया। 2 दिन बाद आज ओबेरॉय मेंशन में बहुत ही चहल पहल थी। सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह थी जानकी जी, क्योंकि वह जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वह चीज आज उनका पूरा होने वाला था। वहीं जानकी जी नीचे हॉल में सारी सजावट देख रही थी। तभी राम जी उनके पास आए और उनके हाथ को पकड़कर अपने रूम में लेकर चले गए। राम जी का कमरा। जानकी जी राम जी से बोली, राम आपने इतने जल्दबाजी में मेरा हाथ पकड़कर क्यों कमरे में लाया? तो राम जी बोले, पता है ना आज क्या है? यह वर्ड सुनते ही जानकी जी, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उनका फेस एकदम से पीला पड़ गया। तभी राम जी जल्दी से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोले, मुझे पता है आप उस चीज को याद नहीं करना चाहती, लेकिन आप भी यह बात जानती है कि आज कौन सा दिन है। तो जानकी जी के आंखों से आंसू बहने लगा, जिसे देखकर राम जी जल्दी से उनके आंसू को पोंछते हुए बोले, नहीं जानकी जी, हमें रोना नहीं है, बल्कि हमें चीज को सही करना है, जिसके वजह से शिवाय आज हम सबसे दूर है। और आज उसी के बर्थडे के दिन किसी को यह भी बोलने का अधिकार नहीं है कि उसका आज जन्मदिन है। चैप्टर 70। तो जानकी जी रोते हुए बोली, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि शिवाय का आज जन्मदिन है, इसलिए तो मैंने शादी का यह दिन फिक्स किया था कि शिवाय आज पूरे 21 साल का हो जाएगा। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। तो राम जी बोले, रुकिए मैं देखता हूँ। और फिर वह जाकर गेट ओपन करते हैं तो देखते हैं कि प्रीत दादी वहां पर खड़ी थी। तो वह जल्दी से आगे बढ़कर प्रीत दादी के पैर छूकर बोले, माँ आप यहाँ? तो प्रीत दादी बोली, हाँ बस तुम दोनों से एक काम था। तो राम जी बोले, आइए ना आकर बैठ कर बात करते हैं। तो प्रीत अंदर जाकर सोफे पर बैठकर बोली, आज तो तुम दोनों को पता ही होगा कि क्या है। तो राम जी और जानकी दोनों जानबूझकर ना समझी में बोले, हाँ माँ पता है, आज शिवाय का शादी है। तो प्रीत दादी के फेस पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और वह बोली, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है? फिर भी वह दोनों कुछ नहीं बोले। तो इस बार फिर दादी थोड़े गुस्से में सोफे से खड़े होते हुए बोली, मुझे तुम दोनों का व्यवहार से ही पता चल जा रहा है कि तुम दोनों जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं यह सब बहना नहीं जानती। और आज शिवाय का जन्मदिन है, और कुछ भी करके आज शिवाय का जन्म के दिन का दिन मुझे इस घर में पूजा करवाना है। तो राम जी बोले, क्या शिवाय पूजा पर बैठेगा? बचपन से लेकर आज तक उसने कभी जन्मदिन नहीं बनाया, यह तो आप भी जानती है माँ। तो प्रीत दादी बोली, जब शादी का रस्म होगा उसी समय हम पंडित जी से कहकर उसका जन्मदिन का भी पूजा करवा देंगे। वहीं उनकी बात सुनकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते, जिससे प्रीत दादी उनके कमरे से निकल जाती। हेलो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नया चैप्टर ला सकूं। चैप्टर 71। एसआर विला। एसआर अपने स्टडी रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पैर पर चढ़ाकर बैठकर फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके रूम में ऋषभ आया और बोला, बिग बॉस हमें मेंशन के लिए निकलना होगा, नहीं तो बड़ी मेम बहुत गुस्सा होगी। तो एसआर अपने फाइल को वहीं सोफे पर पटक उठ खड़ा होते हुए बोला, एवरीथिंग इज रेडी। तो ऋषभ बोला,
यस बिग बॉस, हमने पूरा प्लान बना लिया है कि आज क्या करना है, लेकिन तो एसआर ऋषभ को घुर कर देखता है, जिससे वह जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन मुझे लग रहा है कि निकेश सर इस शादी में जरूर हमारे प्लान को बर्बाद करेंगे। तो एसआर बोला, वाई। ऋषभ बोला, क्योंकि हमें पता चला है कि शादी के लिए निकेश सर भी कुछ प्लान बना रहे हैं। तो एसआर बोला, इतना उसकी औकात नहीं। और फिर वह अपने कोट के बटन को बंद कर वहां से निकल जाता है। वही उसके पीछे पीछे ऋषभ भी जाने लगा, लेकिन वह अभी भी बुदबुदा रहा था कि आज पक्का इस डेविल के हाथ से उसका ही भाई सूली चढ़ेगा। इधर एसआर विला से निकलकर तुरंत कार में जाकर बैठ जाता है, जिसे देख ऋषभ दौड़ते हुए जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ड्राइव करके वहां से निकल गया। रायजादा मेंशन। आरवी अपनी उंगलियों को बहुत ही फास्ट तरीके से लैपटॉप पर चलाए जा रही थी और उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, जिससे वह मयंक और ऋषित से कनेक्ट थी। तभी उधर से ऋषित की आवाज आई, आरवी हमें आगे क्या करना है? हमें मेल का जवाब कभी ना कभी तो देना होगा। 2 दिन हो चुके हैं मेल आए हुए, लेकिन हमने अब तक रिप्लाई नहीं दिया है। आरवी बोली, कैसे भी करके हमारे कंपनी को टॉप 3 के अंदर लाओ, लेकिन उसके लिए कोई इल्लीगल काम मत करना। मयंक बोला, लेकिन इतनी जल्दी हमारे कंप्लीट टॉप 3 के अंदर कैसे आएगी? वही यह वर्ड सुनते ही आरवी, जो लैपटॉप पर कुछ कर रही थी, उसके फेस पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी मुस्कान को छुपा लिया और बोली, मैं अभी तुम लोगों के पास एक मैसेज और एक मेल भेजी हूँ, वह पढ़ लो, फिर काम पर लग जाओ। और हाँ मयंक, तुम यह भी बात पता लगाओ कि कैसे एसआर के आदमियों को मेरा फोन नंबर मिला एसआर के इलाज करवाने के लिए, क्योंकि मेरा फोन नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना कहकर वह अपने ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ, तो वह जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करके जाकर गेट ओपन करती है, तो देखती है कि राधिका और रुचि दोनों इस वक्त दरवाजे पर खड़े हैं और उन्होंने इस वक्त लहंगा पहना था। राधिका ने रेड कलर का लहंगा पहना था, जिस पर डायमंड का बुटीक चढ़ाया हुआ था, गले में नेकलेस और माथे पर मांग टीका लगाया हुआ था, जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही रुचि ने इस वक्त सिल्वर कलर का लहंगा और उसे पर डायमंड का कढ़ाई किया हुआ, गले में सिल्वर कलर का नेकलेस और साथ में मांटिका, जो कि उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। वही वह दोनों जब आरवी को देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं और तुरंत ही उनके मुंह से निकल जाता है, अनु अब तक तुम रेडी नहीं हुई? वही आरवी, जो उन दोनों को देख रही थी, जब वह यह बात सुनी तब उसका ध्यान खुद पर जाता है, जो कि अभी तक सिर्फ एक टी शर्ट और हॉट पैंट में थी। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वह उन दोनों को इग्नोर कर जाकर अपने बेड पर बैठ गई। तभी राधिका उसके पास आकर बोली, अनु यह क्या हरकत है? तुम अब तक रेडी नहीं हुई, तुम्हें पता है ना कि हमें अभी ओबेरॉय मेंशन के लिए निकलना होगा। तो आरवी बोली, मैं नहीं जा रही ओबेरॉय मेंशन। जिस पर रुचि तपाक से बोली, क्यों नहीं जा रही? अरे यार अनु चलना, तुझे पता है आज कितना मजा आएगा, शिवाय को बलि का बकरा चढ़ते हुए देख हम सबको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। तो राधिका घर करुचि देख रुचि को देखते हैं, जिस पर रुचि बोली, यह क्या है, मुझे इस तरह देख रही हो राधु? ये बात तुम्हें भी पता है मैं इस तरह क्यों बोल रही हूँ उस शिवाय के बारे में? तो राधिका बोली, पहले रुचि तू शांत हो जा। तू रुचि शांत हो गई तो राधिका फिर आरवी की तरफ देखते हुए बोली, आरवी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती ओबेरॉय मेंशन? तो आरवी अपने गोद में तकिया को लेकर उस पर अपने दोनों हाथ को कसकर दबाते हुए बोली, अरे यार तुम दोनों जानते हो, जब मैं हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में गई थी तो मैंने शिवाय से पंगा ले लिया। तो राधिका हैरानी से बोली, क्या कहा? तो आरवी ने बस अपना सिर हिलाकर हूँ बोल दिया। जिस पर राधिका बोली, देख अनु आज मैं तुम्हें यह बात बता देती हूँ,
यह शिवाय ना बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी का आदमी है। यह बिल्कुल नील, निकेश जी और अरहान भाई से अलग है और साथ साथ में पूरे ओबेरॉय ब्रदर और सिस्टर से भी। और एक बात, वह खुद को ओबेरॉय नहीं मानता है। तो आरवी बोली, ओ क्यों? और मैंने हल्दी वाले फंक्शन के दिन भी देखा कि कैसे वह खुद को शिवाय राजपूत बोल रहा था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो राधिका बोली, यह सब बात हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन बस हम यहाँ जानते हैं कि तू बस उसे शिवाय से दूर रहना, क्योंकि वह बिल्कुल भी शरीफ आदमी नहीं है। मैं और रुचि पहले से ही उससे दूर रहते हैं, इसलिए तेरे को बोल रही हूँ कि तू भी उससे दूर रहना, नहीं तो वह कब क्या और कैसे कुछ कर दे यह किसी को भी नहीं पता। तो आरवी बोली, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वह यह सब चीज कैसे करेगा? उसके पास ना पावर है ना पैसा, और बिना ओबेरॉय सरनेम का उसे कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो रुचि बोली, यह बात तो मुझे भी नहीं पता कि पूरा ओबरोज फैमिली शिवाय से क्यों डरती है, जबकि वह कभी भी ओबेरॉय कंपनी में नहीं जाता और पता नहीं वह कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है। तभी राधिका बोली, खैर यह सब छोड़ो और तुम पहले जल्दी से रेडी हो जाओ। तो आरवी बोली, लेकिन मैं क्या पहनूं? तो इस पर रुचि जल्दी से जाकर आरवी के कबर्ड खोलकर उसमें से एक लहंगा निकालकर आरवी को दे देती है और फिर बोलती है, तुझे अभी नहीं पता कि कल डैड हम सबके रूम में आज के लिए ड्रेस भिजवा दिया था। तो आरवी रुचि को इग्नोर कर उस लहंगा को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। ओबेरॉय मेंशन। पूरे मेंशन में धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि यह पूरे देश का सबसे बड़ा और रिच फैमिली के घर का बेटे का शादी था। तो इसमें सारे बिजनेसमैन, वुमेन, सिंगर, डांसर सब कोई आया था, ताकि वह अपने जान पहचान को ओबरॉयस के साथ साथ रायजादा के साथ भी बढ़ा सके, क्योंकि वह सभी जानते थे कि रायजादा और ओबेरॉय में कितनी गहरी दोस्ती है। चैप्टर 72। इसी मेंशन के एक प्राइवेट रूम में एक लड़की मिरर के सामने बैठी हुई थी और वहां पर लगभग 5-6 लड़कियां और थी जो कि उसे लड़की का मेकअप, ड्रेसिंग और बाल बनाने के लिए थी। वही वह लड़की जो मिरर के सामने बैठी थी, वह इस वक्त एक पिंक कलर का लहंगा और ऊपर उसका ब्लाउज पहनी हुई थी जो कि डीप था, जिससे उसका ऊपरी सीना दिखाई दे रहा था। तभी एक दूसरी लड़की जो उस लड़की का मेकअप कर रही थी वह बोली, मैम आपका मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो वह लड़की जल्दी से चेयर से खड़े होकर अपने फेस को छूते हुए मिरर में देखने लगी और वह अपने फेस को छूकर मुस्कुराते हुए बोली, अब लग रही हूं ना शिवाय ओबेरॉय की दुल्हन। जी हाँ, यह लड़की मेकअप लगाने की वजह से खूबसूरत लग रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट बोली, मैं आपको कोई और भी चीज करवाना है तो बता सकती है। तो वह लड़की बोली, एक काम करो, तुम सब जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेज देना। तो सारी लड़की उस रूम से निकल गई। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हीरो आपको कौन चाहिए, शिवाय या नील? यह बात जरूर कमेंट में बताना और जितना जल्दी हो सके उतना। चलिए अब कहानी पर आते हैं। और वो सारी लड़की बाहर आ गई। तभी उसमें से एक लड़की बोली, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं ना कि खाना सर्व करने वाले, फिर भी वह किस तरह से हमसे बोल रही थी खाना भेज देना। तो दूसरी लड़की बोली, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। एक काम करो, तुम जाकर किसी स्टाफ से बोल दो खाना भेजने के लिए। इधर रूम में वो लड़की पूरे रूम में गोल गोल घूम रही थी और उसके फेस पर एक गहरी मुस्कान थी। तभी उस रूम का गेट ओपन हुआ और एक मिडिल एज औरत उस लड़की के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, नताशा ये क्या कर रही हो तुम? भूलो मत तुम अभी कहाँ पर हो। तो वो लड़की जल्दी से सीधी खड़े होते हुए बोली, मॉम आप भी यह क्या लगा रखी है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ?
मैं अपने होने वाले ससुराल में हूँ और कुछ ही देर में मैं इस खानदान की बहू बन जाऊंगी। लेकिन मॉम, मुझे यह समझ में नहीं आया कि डैड मेरी शादी शिवाय से क्यों करवाना चाह रहे हैं। क्या पता वह अंदर से हैंडसम ना हो, इसलिए तो वह अपने फेस पर हमेशा मास्क रखता है। तभी वह अपनी बात बदलते हुए बोली, नहीं नहीं, वह बहुत स्मार्ट दिखता होगा क्योंकि वह मास्क पर से भी इतना हैंडसम लगता है। तभी वह औरत बोली, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब जल्दी से दुपट्टा लगाओ और नीचे चलो, शादी का टाइम हो चुका है। एक बात याद रखना, तुम्हें हमेशा जान की ओबेरॉय से अच्छे से पेश आना है।